हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो माई सेल्फ नवीन यादव, एक्स फैकल्टी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक जिसमें बड़े सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं, कंसेप्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इफेक्ट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आगे चल के जो सेवरल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं तो उसमें रिएक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम यहाँ पे होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म, या इसी को बोल देते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, मैं यहाँ पे चैप्टर के नाम से ही शुरू करूंगा। चैप्टर का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जो ये वर्ड है रिएक्शन मैकेनिज्म, इट कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म। अब सबसे पहले हम बात कर ले रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन आप सब लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर मैं उसको बोल दूं कि एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, उसको कह देते हैं रिएक्शन। तो हम एक फंडामेंटल एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लिया ये रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सिंपली हम इसको रिएक्शन कह देते हैं। अब बच्चों, जितना सिंपल हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उतना सिंपली रिएक्शन होती नहीं है। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। देयर आर सम शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज फॉर्म्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिनको हम नाम दे देते हैं इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हमने कैसे डिफाइन किया? शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज, शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज formed between reactant and product। अब ये जो इंटरमीडिएट है बच्चों, यही किसी भी रिएक्शन की जर्नी को डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा, रिएक्शन कितना स्लो होगा। और जो स्लो और फास्ट स्टेप होगा, उसी के बिहाफ पे फिर हम आगे ये बता पाएंगे कि कौन रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, या रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो इसको समझने के लिए मैं एक फंडामेंटल एग्जांपल ले लेता हूं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अभी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अवेयर नहीं है, बस आप सुनिए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मिथाइल क्लोराइड प्लस NaOH gives मिथाइल अल्कोहल प्लस NaCl। जैसा कि हमने कहा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं, उस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पे जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्लोरीन जो है, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। जैसे ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे, ये जो हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, यही हमारा इंटरमीडिएट है, यही हमारा इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट पर कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा अटैक करने, जो कि इस पे अटैक करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने जैसे कि इस रिएक्शन में देखा, ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें पहले स्टेप में
रिएक्टेंट टूटा, इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट पे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक करके प्रोडक्ट बनाया। अब थोड़ा सा इस रिएक्शन को और डिटेल में यदि हम पढ़ें तो थोड़ा सा एक काइनेटिक्स की भी बात कर लें। काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ फास्ट द रिएक्शन विल अकर। तो यहां इन दोनों स्टेप में जो ये पहला स्टेप है, ये यहां आरडीएस होता है, और जो आरडीएस हम स्लो स्टेप को कहते हैं, ये हम आगे भी बात करेंगे। मतलब ये जो स्टेप है हमारा, ये स्लो स्टेप है, और ये जो स्टेप है हमारा, ये फास्ट स्टेप है। ये तो हमने स्लो और फास्ट काइनेटिक्स की बात कर दी। साथ में हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की भी बात कर दें, हम साथ में ये भी बता दें कि कौन से स्टेप में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और कौन से स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे पहले स्टेप है आपने बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ना इज एंडोथर्मिक, तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक है। और सेकंड स्टेप में बॉन्ड बना, बॉन्ड बनना इज एक्सोथर्मिक, तो सेकंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस रिएक्शन को मुझे यदि डिटेल्ड स्टडी करना था तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये देखा कि कैसे बॉन्ड टूटा, कैसे उससे इंटरमीडिएट बना, कैसे इंटरमीडिएट पे अटैक करके प्रोडक्ट बना, और साथ में मैंने उसकी काइनेटिक्स की और थर्मोडायनेमिक्स की बात कर दी। मतलब कौन स्लो स्टेप है, कौन फास्ट स्टेप है, साथ में कौन एंडोथर्मिक है और कौन एक्सोथर्मिक है। इस पूरे प्रोसेस को क्यूमुलेटिवली हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोल देते हैं। एनसीईआरटी ने इसी के लिए बहुत खूबसूरत डेफिनेशन लिखी है, वो डेफिनेशन की हम यहां भी बात करेंगे। क्या डेफिनेशन लिखती है एनसीईआरटी? सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन describing details of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation। एनर्जेटिक्स माने कब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और कब एनर्जी रिलीज हुई, एंड रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ reactant into product is called reaction mechanism। देखिए, जो ऊपर हमने समझा था उसी को बस शब्दों में लिख लिया है ना। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है कि हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, इस चैप्टर की जरूरत क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे पहले हमने सिर्फ दो चैप्टर पढ़े हैं, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। वो दोनों इंडिविजुअल टॉपिक हैं, उन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग समझा जा सकता है। लेकिन इसके आगे की जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। मतलब यहां से आगे कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जाएंगी। मतलब जो चीज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा वो आगे इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे सीखेंगे वो उसके आगे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में सवाल यही आता है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसी को दूर करने के लिए हम बात करते हैं कि नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर, knowledge of this chapter helps in
किस किस में हेल्प करता है? पहली बात, हमने ऊपर बात की कि जैसे ही हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा तो ये इंटरमीडिएट ही रिएक्शन की जर्नी को डिसाइड करेगा। ये इंटरमीडिएट जितना जल्दी बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ये इंटरमीडिएट जितना धीरे बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन धीरे होगा, स्लो होगा। तो पहला तो यही हो गया, हेल्प्स इन प्रोडिक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, helps in providing route for organic synthesis। यदि हमें एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड से तीसरा कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म आना बड़ा जरूरी है, रिएक्शन मैकेनिज्म आना बड़ा जरूरी है। अब इस चैप्टर को हम पढ़ने के लिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को ही हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक को हम बोल देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म 1, एक को बोल देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म 2। ये अपनी सहूलियत के लिए हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 और रिएक्शन मैकेनिज्म 2। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में हम फर्दर 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला, देखिए यदि किसी भी रिएक्शन को हमें शुरुआत से सीखना है तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने बॉन्ड ब्रेक किया रिएक्टेंट का, तो सबसे पहले हमें बॉन्ड तोड़ने आना चाहिए कि बॉन्ड कैसे टूटता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, बॉन्ड क्लीवेज। अब बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट बने थे, तो कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो सेकंड जो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तीसरा, जब इंटरमीडिएट बने थे तो उस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने आया था और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा था, तो तीसरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अटैकिंग रिएजेंट। और फोर्थ, इन सब कसमोकस के अंदर जब आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, जब आप अटैकिंग रिएजेंट का इंटरमीडिएट पे अटैक करा के प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इन सब कसमोकस के अंदर आप क्या कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हो। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हो। तो उन सब के चलते जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कुछ इफेक्ट ऑपरेट होते हैं जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पहले एक रिएक्शन को स्टडी करने के लिए जो बेसिक टूल्स हमें चाहिए होंगे उनको हम सीखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में, और फिर हम वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में। आइए सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म 1 हम शुरू करेंगे, और उसमें भी जो सबसे फंडामेंटल टॉपिक हमारा है बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज से हम यहां पे आज शुरू करेंगे, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज माने बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको आप बॉन्ड ब्रेकिंग भी कह सकते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह का होता है जी।
एक होमोलिटिक क्लीवेज और एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज और एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज। देखिए होमो, होमो माने सेम सेम, मतलब जब बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करोगे, तोड़ोगे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो यहां पे मैं कह देता हूं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में। हेट्रो, हेट्रो माने अनइक्वल, तो यहां पे हम बोल देंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले होमोलिटिक क्लीवेज का। हमने एग्जांपल मान लिया मिथाइल क्लोराइड। हमने कहा कि जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो बॉन्ड तोड़ते वक्त एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों स्पीसीज के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट जनरेट्स, होमोलिटिक क्लीवेज जो है, इट जनरेट्स फ्री रेडिकल्स। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हमने यही एग्जांपल लिया। हमने कहा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यहाँ पे जो कार्बन है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पाया, पाया मतलब गेन किया, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब नेगेटिव चार्ज, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो वहां पे जो इंटरमीडिएट मिले दैट इज कैटायन एंड अनायन। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इट जनरेट्स कैटायन एंड एनायन। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कब हमें होमोलिटिक क्लीवेज कराना है और कब हमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराना है। तो ये कुछ कंडीशंस हमें बताएंगी, हमें रिएक्शन के साथ कुछ कंडीशंस प्रोवाइडेड होंगी, एरो के ऊपर कुछ बातें लिखी होंगी जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि जो बॉन्ड तोड़ेंगे वो होमोलिटिकली तोड़ेंगे या हेटेरोलिटिकली तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंडीशंस। तो इसको बच्चों एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो, हेल्प। हेल्प मतलब होमोलिटिक क्लीवेज। सर व्हाट इज हेल्प? तो हम एक एक वर्ड को एलोबरेट करेंगे। एच, एच मतलब हाई टेम्परेचर या हीट।
हीट या फिर हाई टेम्परेचर। ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा हो, सब एक बात होती है। एल मतलब लाइट, लाइट लिखा हो, सनलाइट लिखा हो, यूवी लाइट लिखा हो, या एच म्यू लिखा हो, तो ये सब होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करने वाली कंडीशंस हैं। पी, पी माने प्रेजेंस ऑफ, कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करती हैं। किस किस की प्रेजेंस? फर्स्ट, नॉन पोलर मीडियम। आपने एक टर्म सुना होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर कंपाउंड पोलर मीडियम में डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर मीडियम में। या यह भी कहते हैं कि पोलर मीडियम में पोलर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मीडियम यदि दोगे, मीडियम के पास पोल्स नहीं होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, तो जो कंपाउंड तोड़ोगे आप उस पर भी पोल्स नहीं बनेंगे, वो रेडिकल्स की फॉर्म में टूटेगा। दूसरा, गैसियस फेज। देखिए, गैसियस फेज बोलने का भी हमारा मतलब है कि वहां पे अच्छा खासा टेम्परेचर रहा होगा, हाई टेम्परेचर रहा होगा, हीट रहा होगा, तो रेडिकल्स बनेंगे हमारे पास। थर्ड, परऑक्साइड। वो परऑक्साइड कोई भी हो सकता है, H2O2, R2O2, या बेंजोइल परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड, परऑक्साइड भी होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करती है। या कुछ ऐसे खास रिएजेंट हैं जो होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करते हैं। कौन कौन? NBS एंड NCS। NBS माने एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, और NCS मीन्स एन क्लोरो सक्सिनिमाइड। ये सक्सिनिक एसिड से अमोनिया की रिएक्शन करा के पहले सक्सिनिमाइड बनाया और फिर उस पर Br लगा दिया, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एंड दिस इज एन क्लोरोसक्सिनिमाइड। इनका काम क्या है जी? ये कैसे होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करते हैं? इनका काम है ब्रोमीन और क्लोरीन रेडिकल प्रोवाइड कराना। अब देखो, यदि किसी रिएक्शन में एक बार रेडिकल बना तो आगे वो बॉन्ड तोड़ेगा, जब भी किसी के बॉन्ड के साथ जुड़ेगा जाके तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फर्दर उसमें रेडिकल ही बनेगा और इस तरह से चेन रिएक्शन चलती रहेगी। तो मैं बोलूंगा कि दे प्रोवाइड लो कंसंट्रेशन ऑफ bromine and क्लोरीन रेडिकल। बात आती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज की कंडीशंस क्या क्या होंगी। हेट्रोलिटिक आप यूं कह दीजिए, या तो नॉर्मल कंडीशंस पे होगा, या फिर आप इसकी अपोजिट कंडीशंस बोल दीजिए। मैं कह दूं कि यहां पे हाई टेम्परेचर था तो यहां लो टेम्परेचर होगा। मैं कह दूं यहां पे नॉन पोलर मीडियम था तो यहां पे पोलर मीडियम होगा। मैं कह दूं वहां पे प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड था तो यहां पे अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा। अब प्यारे बच्चों, आप तो मोटा मोटी बात याद रखिए कि यदि ये हेल्प है, ये चार कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, और प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम, गैसियस फेज, पेरोक्साइड, NBS एंड NCS, तो आप कराइए होमोलिटिक क्लीवेज।
इसके अलावा यदि कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नॉर्मल कंडीशन पे करा दीजिए हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले हमने बॉन्ड तोड़ना सीखा, है ना। तो हमने देखा कि जब होमोलिटिक क्लीवेज किया तो फ्री रेडिकल्स बने, और जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज किया तो कैटायन और अनायन हमारे पास इंटरमीडिएट बने। तो हमने बात की थी कि पहले हम बॉन्ड तोड़ना सीखेंगे। तो बॉन्ड तोड़ना सीखने के बाद जब हमने बॉन्ड तोड़ा तो हमारे पास कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट सामने आए। तो अब इन रिएक्शन इंटरमीडिएट की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। ये इंटरमीडिएट जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन फैक्टर इनको स्टेबलाइज करते हैं, कौन फैक्टर इनको डीस्टेबलाइज करते हैं, ताकि हम किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को पढ़ के ही तो आगे कमेंट कर पाएंगे रिएक्शन की जर्नी पे, रिएक्शन की रेट पे। भाई इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो जल्दी बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो पहले हमें इंटरमीडिएट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगी कि कौन फैक्टर उनको स्टेबलाइज करते हैं। तो जो फैक्टर उनको स्टेबलाइज करेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यहां पे जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यदि अभी आपने ऊपर देखे 3 इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्ब अनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। ये 3 तो अभी हमने ऊपर देखे। हम यहाँ पे कार्बन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिकली कार्बन पे ही जाने वाले हैं। 3 ऐसे खास इंटरमीडिएट हैं जो कुछ खास रिएक्शंस में ही बनेंगे, उनकी भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। फोर्थ आता है कार्बीन, फिफ्थ नाइट्रीन, सिक्स्थ बेंजाइन। तो ये 6 इंटरमीडिएट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इसका हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी जो नीचे वाले 3 हैं उनका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आइए इन सब की जनरल कैरेक्टरिस्टिक जाने। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहला इंटरमीडिएट जो हम लेते हैं दैट इज कार्बोकेटायन। देखिए कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हम एक फंडामेंटल एग्जांपल उठाएंगे, CH3 पॉजिटिव मिथाइल कैटायन। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन के यदि हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन खोया खोया तो इसके पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचे, 3। तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, बच जाते हैं। तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज 3 डॉट बना देता हूं मैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन हैं और हाइड्रोजन के पास भी एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपस में मंडवाली कर लेते हैं, आपस में कहते हैं कि आओ बॉन्ड बना लें, और बॉन्ड बना के कुछ स्टेबिलिटी ले आए सिस्टम में, क्योंकि जब जब बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इन्होंने दोनों ने ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इधर भी शेयर किए, इधर भी शेयर किए। तो अब ये एक पूरा परिवार बन गया है। कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एक कंप्लीट फैमिली बन गया है।
तो यदि अब इसे मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में गिनूं तो मैं सबके इलेक्ट्रॉन गिनूंगा, जितने बॉन्ड बनाने के बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, प्लस बॉन्ड बनाने के बाद जो बचे रह गए, जिनको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर कह देते हैं उनको। तो यदि मैं इस मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनूं तो यहां पे इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 4 और 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। भाई लॉन पेयर कोई है नहीं, कार्बन के पास 4 थे, एक चला गया था, 3 बचे थे, तीनों के बॉन्ड बना लिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 मींस ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप? तो मैं बोलूंगा स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। शॉर्ट में ईडीजी बोल देता हूं। ईडीजी माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां पे यदि मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने ये देखा कि जो कार्बोकैटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो उसको स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। हम थोड़ा सा इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो मैं बोलूंगा 3 सिग्मा और 0 लॉन पेयर। तो जो स्टेरिक नंबर आता है, स्टेरिक नंबर जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वो होता है सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आया 3। स्टेरिक नंबर 3, 3 मतलब sp2। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। ज्योमेट्री sp2 की जो आइडियल ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। और यदि कोई लॉन पेयर ना हो सेंट्रल एटम के पास तो शेप भी सेम आती है। तो यहां पे इस केस में मैं बोलूंगा शेप भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कार्बोकैटायन की। तो मोटा मोटी बात हमने ये सीखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट स्पीसीज हम देखते हैं कार्ब अनायन। कार्बन आयन, कार्बन आयन को समझने के लिए एक फंडामेंटल एग्जांपल हम लेंगे मिथाइल अनायन का। मिथाइल अनायन तो वही सेम बात, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज यदि इस पे आया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन पाया या खोया, इसने एक इलेक्ट्रॉन पाया। इलेक्ट्रॉन पाया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 4 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आइए हम इसका स्ट्रक्चर यदि बनाएं तो कार्बन 4 थे, अब 5 हो गए हैं। 3 बॉन्ड बना लिए। अभी जो लॉन पेयर है, इसको लॉन पेयर बना लो या नेगेटिव चार्ज बना लो,
ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रखा हुआ है कार्बन के पास। तो यदि इस मॉलिक्यूल के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 और 2 नॉन बॉन्डेड, टोटल 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो मैं बोलूंगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में मतलब इसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई हैं और साथ में इसके पास कुछ बैंक बैलेंस है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके किसी यूज के नहीं है। यदि कोई से मदद मांगेगा तो ये उसकी मदद कर सकता है। तो मैं बोलूंगा ऑक्टेट कंप्लीट एंड ऑल्सो कैरीज ए lone pair of इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलूं या डेफिशिएंट? जब किसी की बेसिक नीड भी पूरी हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा उसके पास पैसा हो, कुछ बैंक बैलेंस हो, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये रिच आदमी है, पैसे वाला आदमी है। तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज यदि है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? अब रिच के पास आप और यदि उस पे इलेक्ट्रॉन दोगे, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास यदि और इलेक्ट्रॉन लाओगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो हम बोलेंगे स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पे हम कह देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ carb anion directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating group। थोड़ा सा इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री की हम बात करें तो देखिए इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर है। तो हम लिखेंगे 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर हो गया इसका 4। 4 मतलब sp3। sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। और जो शेप हो जाएगी, अब टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड पेयर नहीं है, लोन पेयर। और लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनविजिबल होता है। तो शेप हमें दिखेगी ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड शेप का होता है जी ये ट्राइगोनल पिरामिडल। इस सब से आप अवेयर होंगे, 11th क्लास में आपने केमिकल बॉन्डिंग में सब चीजें सीखी होंगी। फाइन। तो यहां पे हमने बात की कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में इसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर भी रखा है जो इसके किसी काम का नहीं है ना। ये किसी की मदद कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ना एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आप इसको रिच क्यों बोल रहे हो, इसके पास तो जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। यदि ये दे देगा तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा क्या? यस। ये बेटा देसी मेथड था, ये जुगाड़ मेथड था। अब इसको मैं टेक्निकली समझाता हूँ साइंस की टर्म में। तो उसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है
कि हर किसी को न्यूट्रलाइज होना है, हर किसी को अपना चार्ज कम करना है। रीजन बताते हैं। इट स्टेट्स दैट every atom try to neutralize their charge। चार्ज क्यों कम करना है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। चार्ज कम कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस इज यूनिवर्सल कंसेप्ट। तो यदि किसी को अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना है तो चार्ज कम करना होगा, चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी एटम को स्टेबिलिटी यदि चाहिए तो उसको अपना चार्ज कम करना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर जीओसी का हर एक क्वेश्चन अपन इससे सोल्व कर सकते हैं, जहां भी आप अटके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूं कैटायन और अनायन पे। मैंने एक मान लिया CH2 पॉजिटिव, एक बार इसके साथ मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, एक बार इसके साथ जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप है, देखिए CH2 पॉजिटिव, यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन फेंकोगे, तो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जब इस पे फेंकोगे तो इसके चार्ज को कम करेगा। चार्ज कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। यदि पॉजिटिव चार्ज है उससे और इलेक्ट्रॉन खींचोगे, उसमें पॉजिटिव कब आया था? जब उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकाला, तो और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है। जब न्यूट्रल था तो दोनों बराबर थे तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, प्रोटॉन उतने के उतने हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। प्यारे बच्चों, यही बात तो हमने वहां भी बोली थी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसी को बस टेक्निकली हमने प्रूव कर दिया। हमारा तो डाउट था अनायन के ऊपर, अब अनायन पे चलते हैं। CH2 नेगेटिव, एक बार इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा, एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जोड़ा तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव और बढ़ेगा, ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज फेंकोगे तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और यदि इसे खींचोगे तो चार्ज कम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही तो बोला था जी ऊपर। तो बस उसी को टेक्निकली समझा दिया कि यदि आपको नेगेटिव चार्ज कम करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आप लगाओगे तो चार्ज कम, पोटेंशियल एनर्जी कम और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing group, and stability of anion directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron। थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बन फ्री रेडिकल। हम वही फंडामेंटल एग्जांपल लेंगे, मिथाइल रेडिकल।
मतलब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब न्यूट्रल है। तो कार्बन के हम जानते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब कोई भी चार्ज नहीं आया तो 4 के 4 ही हैं, 1 2 3 4। अब 3 हाइड्रोजन है, तीनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया। तो अब यदि मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनूं, एक इलेक्ट्रॉन ही अकेला रखा हुआ है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 और एक 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कौन स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये ऑलमोस्ट कटायन जैसा ही है, कटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसकी कौन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। कौन कम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री की बात करें तो इसके 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। हम वहां बोलते हैं कि यदि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन को गिन लेना है लॉन पेयर की तरह, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से कम होगी तो नहीं गिनना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 सिग्मा ओनली। तो स्टेरिक नंबर 3, 3 मतलब sp2। तो जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लानर। शेप शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लानर। कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप विल बी सेम। तो ये तो वो 3 खास इंटरमीडिएट है जिनको हमने डिटेल स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में। मैंने 3 और भी इंटरमीडिएट आपके लिए लिखे थे जिनको हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे, जो कुछ खास रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। तो फोर्थ हमारे पास आता है कार्बीन। व्हाट इज कार्बीन, कार्बीन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए न्यूट्रल कार्बन containing species in which carbon is bonded with two monovalent atom। मोनोवेलेंट एटम होते हैं जो एक वैलेंसी रखते हो, जो एक बॉन्ड बना सकते हो। ब्रैकेट में लिख देता हूं, विच कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड, जो एक बॉन्ड बना सकते हो। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर बचा रह गया, एंड कैरीज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का हो जाएगा, ये हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये X जो है, ये X कोई भी मोनोवेलेंट एटम।
जो एक बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका यदि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लें, तो वैलेंस शेल में हो गए इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6। 6 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां भी हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये जो लोन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं या अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दैट कार्बीन आर ऑफ टू टाइप्स। तो हम कह देते हैं on the basis of OTBO, on the basis of स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम कहते हैं 2s+1, वेयर s इज टोटल स्पिन। s क्या होता है? टोटल स्पिन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बिहाफ पे कार्बिन दो तरह की हो गई। एक को हम बोलेंगे सिंगलेट कार्बिन, और एक को हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो, ट्रिपलेट जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो। तो हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बिहाफ पे ही इसको दो पार्ट्स में बांटा, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब सिंगलेट हम कब बोल रहे हैं? यदि हम कह दें कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे इसका स्पिन +½ तो इस दूसरे वाले का -½ तो नेट स्पिन हो गया इसका 0। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन नेट स्पिन 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s+1, 2 × 0 + 1 = 1, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट। और यदि हम कह दें कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो इसका स्पिन आ जाएगा, आइदर इसको +½ ले लो, आइदर इसको -½ ले लो, तो ये हो जाएगा। और इसका भी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी करते हैं तो इसका मोड ले लेते हैं, मॉड्यूलस। तो स्पिन आ जाएगा इसका 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो इसको बोल दिया ट्रिपलेट कार्बिन। अब थोड़ा सा इसकी हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री की हम बात कर दें। यहां पे दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3। तो जो ज्योमेट्री है इसकी वो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री फिक्स है, फॉर ए पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड। शेप, जब लॉन पेयर आ जाता है तो ट्राइगोनल प्लेनर में से जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, तो शेप हमें दिखेगी बेंट या वी शेप।
यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं गिनेंगे, 2 सिग्मा ओनली, 0 लॉन पेयर, स्टेरिक नंबर 2। तो यहाँ पे ज्योमेट्री भी लीनियर और शेप भी लीनियर, ज्योमेट्री लीनियर, शेप लीनियर। बात आती है कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो मैं कहूंगा कि जो सिंगलेट कार्बीन है वो कम स्टेबल है, लेस स्टेबल, एंड दिस इज मोर स्टेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में है, तो इसके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और उसमें अलग अलग ऑर्बिटल में है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, नहीं होगा। ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू लेसर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है जी। तो ये हमने बात की कार्बिन, और कार्बिन में भी ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जी नीट में, विच वन इज मोर स्टेबल, सिंगलेट या ट्रिपलेट? तो ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। फिफ्थ हमारे पास आता है नाइट्रीन। अच्छा, ये कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है? कार्बिन हमें कुछ लिमिटेड रिएक्शंस में ही देखने को मिलेगा। कौन कौन सी रिएक्शन में? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कैसे बनता है वो सब आगे बात करेंगे, और रीमर टीमन रिएक्शन। ये दो खास रिएक्शंस हमारे पास नेम रिएक्शन आएंगी जिनमें इंटरमीडिएट कार्बिन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ इंटरमीडिएट हमारे पास आता है नाइट्रीन। नाइट्रीन को हम कैसे डिफाइन करें? नाइट्रीन मतलब इसमें नाइट्रोजन है, इट इज ए न्यूट्रल नाइट्रोजन containing species in which nitrogen is bonded with one monovalent atom, monovalent जो एक बॉन्ड बना सकता हो, जैसा कि ऊपर बात किया था। एंड अब 5 थे, एक बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 मतलब 2 पेयर, एंड ऑल्सो कैरीज 2 lone pair of electrons। देखिए एक बेसिक एग्जांपल हम ले लें, नाइट्रोजन, एक बॉन्ड बना लिया हमने, X कोई भी मोनोवेलेंट एटम है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि हम गिने तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो इसको बोलूंगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां भी हम कंक्लूड करके लिख देंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, शेप लीनियर बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना और उसको समझाने के लिए हमें बॉन्ड एंगल चाहिए, और बॉन्ड एंगल के लिए मिनिमम 2 बॉन्ड होने चाहिए, इसके अंदर एक ही बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करूंगा। फिर भी यदि कोई हार्ड एंड फास्ट आपसे पूछ ले
तो आप बता सकते हो कि एक सिग्मा है और दो लॉन पेयर है स्टेरिक नंबर। थ्री थ्री मतलब sp2, बट पूछेगा नहीं क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द लास्ट इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। बेंजाइन ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास नाइट्रीन है ये कौन सी रिएक्शन में मिलेगा? ये हमें एक खास रिएक्शन में मिलेगा, होफमैन। इस रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बात करते हैं बेंजाइन की। हम कहते हैं इट इज highly reactive and highly unstable carbon containing species which is formed by removal of two substituents from adjacent carbon of benzene ring। देखिए कैसे। हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दी NaNH2 के साथ। NaNH2 is a base, it will abstract this H plus। जैसे ही H प्लस निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये एक ही स्टेप में होता है, मैं समझाने के लिए दो स्टेप बना रहा हूँ। ये यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजाइन। अब इस बेंजाइन के बारे में बस दो ही खास बातें अपन को याद रखनी है। पहला, इसमें सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर ये कार्बन sp2 कैसे हो सकता है? ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें तो दो ही सिग्मा है। नहीं, ये जो पाई बॉन्ड बना है ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया है। जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, बट ये स्पेशल केस है अपने एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए। तो यदि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता तो आइडियल एंगल 180 होता, एंगल है 60, तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता। तो एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे इसने जुगाड़ किया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना लिया। मैं बोलूंगा न्यू पाई बॉन्ड is formed by overlapping of sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और दूसरी बात कि ये जो बेंजाइन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसेस। मतलब इस पे जब अटैक करने आएगा पहले तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस आएगा। तो ये खुद कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसेस। ये दो बातें इसके लिए हम याद रखेंगे, ध्यान रखें। अब ये भी हमें कुछ रिएक्शन में देखने को मिलेगा। कौन सी रिएक्शन में?
एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहां पे डिटेल में बात करेंगे और इसके बारे में। तो बच्चों आज हमने इसमें पहले बॉन्ड तोड़ना सीखा, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में, फिर उसमें जो जो इंटरमीडिएट बने उसको डिटेल स्टडी किया, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। अब इन इंटरमीडिएट्स की कैरेक्टरिस्टिक जानने के बाद हम रिएक्शन को अप्रोच करना थोड़ा सा हमने सीखा है, साथ में हम रिएक्शन की रेट पे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमारे पास आता है दैट इज अटैकिंग रिएजेंट, कि इन इंटरमीडिएट पे अटैक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देने वाला स्पीसीज रिएजेंट, उसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।